So yes friends, we are ready for the next class now. Lecture number 2 हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1 हमने पढ़ा था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब था ट्रांसफरेंस। जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, उसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। और दूसरा था कंडक्शन। कंडक्शन में जब दो बॉडीज को एक दूसरे से टच करा देते हैं तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अंटिल बोथ द बॉडीज हैव सेम पोटेंशियल, उसमें चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन वाली बात हमने कहा था कि एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडी शुड बी इंसुलेटर। कंडक्शन में तो खैर दोनों ही बॉडीज कंडक्टर होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के तरीके। इंडक्शन इज अ थर्ड। पहला था फ्रिक्शन, दूसरा था कंडक्शन, थर्ड है इंडक्शन। यहां से हम बिगिन कर रहे हैं। इंडक्शन में ये बॉडी ए है और ये एक बॉडी बी है। ए इज इंड्यूसिंग बॉडी, ए पे जो चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज है, ए पे जो चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज है, और बी जो है बी इज एन अनचार्ज्ड मेटालिक बॉडी। बी पे पहले से कोई चार्ज नहीं है पर वो मेटालिक है। ए का जो चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज है और बी पे पहले से कोई चार्ज नहीं है। अब इसमें हम फिजिकल कांटेक्ट दोनों बॉडीज का नहीं है, दूर से ही हो रहा है जो भी हो रहा है। फ्रिक्शन में भी दोनों बॉडीज टच करती थी एक दूसरे को और कंडक्शन में भी टच करती थी। यहाँ पे दोनों बॉडीज में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बस पास लाके रखा। इसका तो हम फिर भी ये नाम टर्म इंडक्शन बहुत यूज करते रहेंगे ना। हम फ्रिक्शन की ज्यादा बात करेंगे और शायद चार्जिंग बाय कंडक्शन की भी ज्यादा बात नहीं करेंगे, परंतु इंडक्शन की तो हम काफी बात करेंगे। माइक्स आप अपने सब ऑफ रखिए। प्रियांशी मिश्रा, माइक्स आप अपना ऑफ कर लीजिए। ओके, ऑलराइट। अब होता क्या है, ये जो बॉडी ए है ये अपनी फील्ड क्रिएट करती है। देख लीजिए, बॉडी ए क्रिएट्स फील्ड ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। बॉडी ए क्रिएट्स फील्ड ड्यू टू इट्स चार्ज। बॉडी ए creates field due to its charge। ठीक है। अब एक ही फील्ड के फोर्स के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं। ये तो कंडक्टर है, बॉडी बी जो है वो मेटालिक है, कंडक्टर है, उसके तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं। ऐसा आगे लिख दीजिए। अच्छा, मोस्ट ऑफ दी बातें जो आप ब्लू पेन में लिख रहे हैं, जब मैं कुछ कहूँगा हाईलाइट करने के लिए तो उसे अलग पेन से लिख लीजिएगा, वरना आप सब ब्लू पेन में लिखिए। और ये सब बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो एक एक एक्सप्लेनेशन डिक्टेट करता हूँ, पर वे एक दो बार तीन बार से ज़्यादा रिवाइज करने लायक नहीं होते हैं, इसलिए वो आप ध्यान रखिए। तो नॉर्मल मैटर जो है, मैं ये जो खाली सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए जिनकी, और जिन्हें डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन्हें भी डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको ये प्रेशर ना रहे कि हम लिख भी लें। मैं सब एवरीथिंग आई विल डिक्टेट, और अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप बोल दीजिए कि सर जो अभी भी आपने कहा था वो फिर से डिक्टेट कर दीजिए। डू नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रेशर कि जो सुन रहे हैं वही साथ में लिखते भी जाएं। आई विल बी डिक्टेटिंग एवरीथिंग, और उसमें हाईलाइट जब करने को कहूँगा तो उसको अलग पेन से लिख लीजिएगा या कैप्स में लिख लीजिएगा। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल शुड कीप देयर माइक्स इन म्यूट फॉर्म। म्यूट रखिए अपने आप को। ऑलराइट, तो आगे लिख दीजिए कि ड्यू टू द फोर्स ऑफ फील्ड ऑफ ए, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फील्ड ऑफ ए, the free electrons of body B
are attracted towards A, are attracted towards A, ये सारी बातें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत आइडियली तो इन्हें हमें डिक्टेट कराना भी नहीं चाहिए, पर आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आपके नोट्स में एक एक लाइन है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पे जो एटम है ना, उस एटम को छोड़ के उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, और जिस एटम को ये छोड़ के इलेक्ट्रॉन आए हैं उस एटम पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसा होता है। इसके पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिस एटम को छोड़ के ये इलेक्ट्रॉन आया है वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर नहीं गिर पाता, यहाँ तक तो आ जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, बाहर नहीं आ पाता हवा में क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर। ऐसे लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स easily inside the metal. Electron travels easily inside the metal, but electron travels easily inside the metal, but it does not come out of the metal. It does not come out of the metal as air is a bad conductor. As air is a bad conductor. ठीक है, एयर में ये इलेक्ट्रॉन गिर नहीं पाते, ये आते हैं और बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले हैं, इसके अट्रैक्शन के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं और बाहर नहीं गिर पाते। कुल मिला के फैसला ये है, वो फैसला तो हम यूज फिर भी करते हैं, काम की बात ये बता रहा हूँ, आप उसे चाहें तो अलग इंक से लिख सकते हैं, पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिए। फैसला ये है कि इंडक्शन से जो नियर सरफेस होती है उस पर ऑपोजिट चार्ज आता है, और जो फार सरफेस होती है उस पर सिमिलर चार्ज आता है। इसका हम थोड़ा बहुत यूज करते रहेंगे, लिख दीजिए, बाय इंडक्शन नियर सरफेस, बाय इंडक्शन नियर सरफेस गेट्स similarly charged, near surface gets oppositely charged, near surface gets oppositely charged, and the far surface gets similarly charged. Pass opposite, attraction हुआ है ना, तो pass opposite, attraction हुआ है तो pass opposite, और दूर same charge, same वाले को दूर भगा रहे हैं और ऑपोजिट वाले को पास बुला रहे हैं, ऐसा है बस। ये हम थोड़ा बड़ा कहीं कहीं यूज करते रहेंगे, इसलिए इसको आप भले ही बाद में कभी रिवाइज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है जिसको कि आपको बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नोट्स में तो है, एक आध बार पढ़ लें। जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है ना, या वे कॉन्सेप्ट्स जिन पर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, बस वही बातें काम की हैं। एक्सप्लेनेशन की बहुत सारी बातें काम की नहीं है। एनीवे दिस इज ऑल। इसमें हम एक बात और बोलते हैं कि बी में इंडक्शन की वजह से बी में इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये लाइन लिख दी जाती है, सिंपल ब्लू इंक में लिख दीजिए, नॉर्मल मैटर है। in induction redistribution of charge occurs in the uncharged body, uncharged metallic body। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब कुल मिला के बॉडी बी जो है अभी न्यूट्रल है। इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो इस बाउंड्री को क्रॉस किसी ने नहीं किया है, फीड जरूर आई है अंदर, पर इलेक्ट्रॉन न तो इस बाउंड्री से बाहर गया है न इस बाउंड्री से अंदर आया है। ऐसा ये लाइन में फिर लिख दीजिए, नॉर्मल इंक में लिख दीजिए, और जहां न्यूट्रल लिखेंगे बस उसे कैप्स में लिख दीजिएगा। लिखिए, एज अ होल, WHOLE होल, as a whole the body B is still neutral, as a whole the body B is still neutral। न्यूट्रल को कैप्स में बस लिख सकते हैं, body B is still neutral because no charge has entered or left the boundary of body B। No charge has entered
or left the body of boundary B, boundary of body B. बॉडी बी की बाउंड्री में न तो कोई चार्ज आया है न कोई चार्ज गया है, इसलिए बी पर अभी नेट चार्ज 0 है। इस एटम की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई है, इस एटम की भी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई है, और जो कुछ भी हुआ है वो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हुआ है। ये सिस्टम आइसोलेटेड है, इसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है, न कोई चार्ज आया है न गया है, यानी ऑन द होल ये बॉडी न्यूट्रल। ठीक है, ऑलराइट। फिर इसमें इसका मतलब ये भी है कि मास में भी कोई चेंज नहीं हुआ होगा। फ्रिक्शन में तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस होता था, तो फ्रिक्शन में मास चेंज होता था। कंडक्शन में भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाता था और अपने साथ मास लेके जाता था। ये अगली लाइन में लिख दीजिए, बहुत काम की तो ये नहीं है, और लिख दीजिए इन इंडक्शन मास ऑफ बॉडी बी विच इज आइसोलेटेड does not change. Mass of the body B does not change. बॉडी B का जो मास है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और एक और काम की आखिरी बात इसमें ये है, एक और काम की बात ये है, इसको आप कैप्स में लिख दीजिए या अलग इंक में लिख दीजिए। इंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस, इंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन पॉइंट चार्जेस। Induction does not take place in point charges. ठीक है, पॉइंट चार्ज जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। न्यूमेरिकल में कई बार वो सवाल जब आता है ना, एक्चुअली इसकी अदरवाइज कोई ऐसे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन तो है नहीं, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं, और न्यूमेरिकल में कई बार जैसे ही वो बोलता है इंडक्शन के ऊपर, आपको जब ख्याल आता है इंडक्शन, तो आपको लगता है इधर कहीं सामने नेगेटिव आएगा और पीछे पॉजिटिव आएगा। और अगर पॉइंट चार्ज की बात हो रही है तो आपको इंडक्शन को हमेशा इग्नोर करना है, वो आपके ख्याल में ही ना आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉइंट चार्ज में इंडक्शन नहीं होता। पॉइंट चार्ज क्या होता है वो समझा देते हैं, लिख दीजिए इफ साइज ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल एज compared to the distance from where it is being observed, then it is called a point body. ठीक है, अगर एक बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को आप यहां से भी देख रहे हैं और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट तो मैं उसे पॉइंट चार्ज कहूंगा, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। क्यों? इसमें इंडक्शन को हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वैसे तो इंडक्शन में क्या होता था, एक एंड पे नेगेटिव और दूसरे एंड पे पॉजिटिव आता था। अब ये इतना छोटा है कि इसमें शायद जगह ही नहीं है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव का सेंटर चेंज हो सके। ये इतना छोटा है कि चार्ज के डिस्प्लेस होने की जगह नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। और इसलिए इंडक्शन में जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनमें हम इंडक्शन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इंडक्शन में मैंने जो जो पढ़ा ना, मैं उसका फिर भी एक बार रिकैप ले लेता हूँ, हालांकि ऐसा कुछ बहुत काम का तो नहीं है। रिकैप इसका ये है कि नियर सरफेस gets oppositely charged. Near surface gets oppositely charged. दूसरा, इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तीसरा, वो बॉडी न्यूट्रल बनी हुई है। चौथा, मास में चेंज 0 है। और पांचवा, कि इंडक्शन डज नॉट अकर इन पॉइंट चार्जेस। बस इस रिकैप का बस यही फायदा है कि अगर आपको कभी पढ़ना भी हो तो सिर्फ ये रिकैप के पॉइंट्स एक आध बार पढ़ सकते हैं। ये कोई बहुत खास डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सर, हाँ बोलिए। सर फोर्थ पॉइंट क्या है? हाँ मैं पढ़ता हूँ। फोर्थ पॉइंट है डेल्टा एम इज इक्वल टू 0, मास में चेंज 0 है। थैंक यू सर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस नहीं हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है या कहीं जाता है तो अपने साथ मास लेके जाता है। इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है या कहीं से जाता है तो अपने साथ मास लेके आता है या मास लेके जाता है। या तो पूरी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स
की संख्या कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा एम 0 है। फ्रिक्शन में डेल्टा एम 0 नहीं होता था, कंडक्शन में डेल्टा एम 0 नहीं होता था, पर इंडक्शन में डेल्टा एम 0 है, because no particle has crossed its boundary. All the particles are in the boundary itself. ये एक रिकैप हो गया या समरी हो गई, पर आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए। क्लास के दरमियान तो खैर बहुत कंसंट्रेशन रखें और बहुत अच्छे से इन्हें समझने की कोशिश करें, पर लेटर ऑन और मे बी आफ्टर अ मंथ और सो आपको रीअसेस करना चाहिए हर चैप्टर में, हर टॉपिक को, कि वाकई एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। जो आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है या ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। और इन माय ओपिनियन यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट कि क्या मोर एग्जाम ओरिएंटेड है और क्या बस टर्मिनोलॉजी डेवलप करने के लिए पढ़ाया गया। एक्चुअली तो हमें वर्ड इंडक्शन ही बस काफी है, ये टर्मिनोलॉजी चाहिए थी बस, इसको हम काफी आने वाले डिस्कशन में यूज करेंगे। बाकी जितनी भी बातें पढ़ी इनमें आप क्या समझते हैं, नीट में या जेई में इनमें से कोई भी इस लायक कोई बात नहीं है जिसपे एक फुल क्वेश्चन बन सके। एनीवे लेट अस प्रोसीड अहेड। हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए फ्री एंड बाउंड चार्ज। इसी से रिलेटेड डिस्कशन है फ्री एंड बाउंड चार्ज। ये भी हम एक्चुअली टर्मिनोलॉजी ही डेवलप कर रहे हैं, इस चैप्टर में भी घुस रहे हैं तो इसकी टर्मिनोलॉजी चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं फ्री एंड बाउंड चार्ज। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिन पे कोई भी क्वेश्चन बनता होगा उन पे मैं स्टार लगवा दूंगा या कैप्स में लिखने को कहूंगा। फ्री एंड बाउंड चार्ज तो एक्चुअली अभी अभी हमने जैसे इंडक्शन में देखा, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ए पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन पे हमारे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये जो चार्ज है नियर सरफेस पे, इसको मैं बाउंड चार्ज कहता हूँ, और ये जो चार्ज है इसको मैं फ्री चार्ज कहता हूँ। ये डायग्राम आप दोबारा बना लीजिए, दोबारा डायग्राम बना लीजिए या उस डायग्राम में भी ऐड कर सकते हैं। जो नियर सरफेस का चार्ज है वो बाउंड चार्ज है और जो फार सरफेस का चार्ज है वो फ्री चार्ज है। ये जो फ्री चार्ज है ना, ये जो फ्री चार्ज है, इट इज फ्री टू डू एनीथिंग। ये कहीं जा भी सकता है, इसको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो इस चार्ज को कहीं ले जा सकते हैं। अगर हम इसे अर्थ कर देंगे ना तो ये चार्ज जीरो हो जाएगा। तो लिख दीजिए फ्री चार्ज इज फ्री टू डू वट एवर इट वॉन्ट्स। फ्री चार्ज इज फ्री टू डू वट एवर इट वॉन्ट्स। तो फ्री चार्ज है वो फ्री है, और जो हमसे दूर है, जो हमसे दूर है जिसपे हमारा बस वैसे भी नहीं है, वो तो फ्री ही हुआ ना। जो दूर है इस पे हमारा कोई बस नहीं है, ये तो फ्री है। लिख दीजिए ऑन अर्थिंग, on earthing, on connecting to earth, on connecting to earth, this charge will go to earth, is free to go to earth. This charge is free to go to earth, और चला भी जाता है। अगर अर्थ से जोड़ दें तो ये चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो इसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं भी नहीं, ये बाउंड चार्ज है। और लिख दीजिए जो नियरर सरफेस पे चार्ज है, the charge on the nearer surface, the charge on the nearer surface is bound to the field, is bound to the field of inducing charge, is bound to the field of inducing charge, is bound to the field of inducing charge. ये कहीं नहीं जा सकता, ये अपनी जगह से नहीं जा सकता। ये जो कॉज है, अगर यही चार्ज हम खत्म कर दें, यही हटा लें, तो फिर ये बाउंड चार्ज भी वापस चला जाएगा जहां से आया था। लिख दीजिए बाउंड चार्ज कैन मूव, बाउंड चार्ज कैन मूव only if the inducing charge is removed, only if the inducing charge is removed। बस इंडक्शन में ये जो नियर सरफेस पे चार्ज आता है, ये नियर सरफेस हमारे नियर है, हमारा रिलेटिव है, ये बाउंड है, ये बंधा है,
और जो दूर है वो तो फ्री है, वो कहीं भी आ जा सकता है और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये नाम खाली पता होने चाहिए आपको। इनसे रिलेटेड कभी भी कोई क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में आए अभी या बाद में तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, पर हाँ ये कोई खास काम की बातें नहीं है। टर्मिनोलॉजी डेवलप हो रही है, बस नए नाम आपको पता लग रहे हैं। बाउंड चार्ज, फ्री चार्ज, ये अर्थ में चला जाएगा, पर इस चार्ज को ये पकड़ के रखा है, ये बाउंड चार्ज है। बस इस टर्मिनोलॉजी का भी बहुत ज्यादा उपयोग तो नहीं होता है। एनीवे, मैं आपको मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ। नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब ट्रांसफरेंस। नंबर 2 पढ़ाया था कंडक्शन, कंडक्शन मतलब टच। नंबर 3 पढ़ाया इंडक्शन, इंडक्शन यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और अब फाइनली पढ़ा रहा हूँ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन लिख दीजिए। पोलराइजेशन मीन्स इंडक्शन इन बैड कंडक्टर्स। Polarization means induction in bad conductors. Bad conductors are also called insulators or dielectrics. जो इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, उसे हम अगर टेक्निकल नाम दें तो फिर डाइलेक्ट्रिक बोलना पसंद करते हैं। जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो आइडियली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनके अगर एक एटम की बात करें, गुड कंडक्टर्स के एटम में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, और फील्ड लगाने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते भी हैं फील्ड के फोर्स के मारे। पहली लाइन तो चलिए ये लिखिए, इन इंसुलेटर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव इजीली। एक तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते भी नहीं है या बहुत कम होते हैं, और वो इजीली मूव कर भी नहीं पाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव इजीली। कंडक्शन में तो पूरा रास्ता तैयार है, एक एटम से जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पूरा रास्ता ट्रेवल कर सकता है। अब वही इंडक्शन वाली बात ही करते हैं। ये फिर वही बॉडी है ए जिसका चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज है, और ये बॉडी बी है पर ये मेटल नहीं है, वुड है या प्लास्टिक है। अब इसकी जो फील्ड क्रिएट हो गई, इसकी फील्ड के फोर्स के मारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आना तो चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एटम का इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाता है। हाँ, हर एटम में थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है, हर एटम में ऐसा कुछ हो जाता है। बस ये डायग्राम बना लेंगे और कुछ बहुत ज्यादा इसके बारे में तो लिखवाना, मैं भी आपको लिखवा दूंगा, आप उसे डायग्राम बना लीजिए। ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये इसके इंडिविजुअल एटम्स है। और अब लिख दीजिए आगे, इन गुड कंडक्टर्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and the center of negative charge coincides. Center of positive charge coincides. But in insulators, on applying electrical field,
slight polarization occurs. Slight polarization occurs. No electron can leave its atom. No electron can leave its atom, but due to attraction of the field, the center of positive charge does not coincide with center of negative charge. Center of positive charge does not coincide with center of negative charge. तो एक बार रिपीट कर दीजिए। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन हल्का सा इस तरफ झुक गए हैं। हर एटम में थोड़ा इधर आ गया है। आप HCl के बारे में जानते हैं, HCl पे प्लस डेल्टा, H की तरफ H प्लस पे प्लस डेल्टा और Cl पे माइनस डेल्टा का चार्ज आ जाता है। तो जो HCl है, जो वाटर है, ये सब पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। अभी कहीं लिखवा दूंगा। मेन बात अब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ झुक गए हैं और एक तरफ झुक जाने को पोलराइज होना कहते हैं। अगर हम किसी एक सोच का फेवर करते हैं तो हम उस तरफ झुक जाते हैं, हम बोलते हैं हम उस तरफ पोलराइज हो गए। हम किसी का फेवर कर रहे हैं तो हम पोलराइज हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा इस तरफ झुक गए, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। ऐसे ही बस आगे लिख दीजिए, वाटर HCl अमोनिया आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये डाइलेक्ट्रिक तो हैं और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इनमें ऐसा ही है कि फील्ड के फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़ा झुक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, पर पूरा अपने एटम को नहीं छोड़ पाता। बस इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। और हम यहाँ अब मैथमेटिकल बातें कर रहे हैं आपसे इसके बारे में। अभी तक तो जो बातें थी वो शायद यूजलेस थी। एक ही काम का फॉर्मूला मैंने एक्चुअली पढ़ा था और वो था क्वांटाइजेशन पर Q = ±NE। बाकी सब थियोरी है जो कि लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड थियोरी या फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स, ये काम की चीज़ें होती हैं। अगर अब पोलराइजेशन में जो चार्ज आता है ना सामने वाली सरफेस पे, जो Q डैश होता है वो होता है +-Q × 1 - 1/k। हाँ, ये क्योंकि फॉर्मूला है, ये काम का है। क्योंकि ये फॉर्मूला है, काम का है, इस पे एक स्टार नहीं लीजिए, ब्लॉक में तो हमने लिख ही दिया है। Q डैश का फॉर्मूला है +-Q × 1 - 1/k। ये जो Q है, ये है वही इंड्यूसिंग चार्ज। और पोलराइजेशन से जो हमें नियर सरफेस पे चार्ज ऑब्टेन हुआ है, वो मैं उसे इंड्यूस चार्ज ही कह रहा हूं। है तो इसेंशियली पोलराइजेशन ही। ये जो पोलराइजेशन है तो इसेंशियली इंडक्शन ही, इसलिए मैं इसे इंड्यूस चार्ज ही कह रहा हूं। तो जो इंड्यूस चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज का ये फॉर्मूला है। हाँ, किसी सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा और किसी पे नेगेटिव होगा, इसलिए से प्लस माइनस बोल दिया। इसका भी कोई खास महत्व नहीं। ये बहुत अर्ली इन एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया है और यूजुअली वे फॉर्मूले ही ज्यादा काम के होते हैं जो चैप्टर में थोड़े डीप आते हैं, अंदर आते हैं। फिर भी फॉर्मूला कोई भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ऑफलाइन जो जेई में 2018 हुआ था 2018, उसमें इस पर न्यूमेरिकल आया था। ये बहुत ही बेसिक और थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टाइप का फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। जेई में 2018 का क्वेश्चन इस पर बना था। ओके, ये दोनों तो हम पहचान गए। ये के हमारे लिए नई चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग है और यही टाइम शुरू में खाएगी, इसे समझना बाकी है। अलग से लिख दीजिए, के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था ना, के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इस के को हम अभी ही बता देते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, इसको लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अभी समझाऊंगा ये सब।
एप्सिलॉन आर, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ऐसा ई मत लिख लेना, एप्सिलॉन ऐसा पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर, आर फॉर रिलेटिव, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, परमिट, परमिट से बना है परमिटिविटी, परमिट से परमिटिविटी, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ये क्या है कुछ नहीं पता, अच्छा इतना जरूर पता है कि रिलेटिव लग रहा है ना इसके आगे, इसका मतलब ये डायमेंशनलेस, रिलेटिव लग गया तो ये कोई ना कोई रेशियो है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, सिवाय रिलेटिव वेलोसिटी के शायद ही वो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशंस होते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी या के जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, इसका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं भी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा, पर हम हेडिंग दे देते हैं के फॉर मेटल्स। हाँ, ये भी काम की बात है। इसका जो कंक्लूजन आएगा ना, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, they are sometimes not much important, but the conclusions we arrive at, they should be remembered and used in numericals. मेटल्स में आप क्या Q डैश और Q में कोई रिलेशन जानते हैं? बताइए, मेटल्स के बारे में Q डैश और Q के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर किसी को भी कहना है तो स्क्रीन पे जो रेज हैंड वाला ऑप्शन है उससे रेज हैंड कर सकते हैं। वीडियो आपने ऑन किया हुआ है तो आप फिजिकली भी डायरेक्टली हाथ खड़ा कर सकते हैं। Q डैश और Q के बारे में आपको क्या बताना है? जी अमरजोत, जी अमरजोत बोलिए। इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप। मेटल्स में तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो ऑपोजिट वाली बात तो चलो छोड़ दो, उसमें मैंने प्लस माइनस साइन लगाया हुआ है। मेन बात ये है, अगर इंड्यूसिंग चार्ज 10 यूनिट्स है तो इंड्यूस चार्ज 10 यूनिट्स होगा। अगर इंड्यूसिंग चार्ज 100 यूनिट्स है तो इंड्यूस चार्ज 100 यूनिट्स हो जाएगा। अगर इंड्यूसिंग चार्ज इनफाइनाइट है तो इंड्यूस चार्ज भी इनफाइनाइट हो जाएगा, है कि नहीं? लिख दीजिए आप बस सीधे से, फॉर मेटल्स इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू inducing charge. Induced charge is always equal to inducing charge. मैं साइन की परवाह नहीं कर रहा, साइन को just don't bother about। तो ये कहानी हो गई कि 1 minus 1 by k is equal to 1। ये कैंसिल हो गए, इस साइन को छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो एक प्रकार से 1 by k is 0। So k is 1 upon 0 is infinite। बस ये रिलेशन हमें बहुत काम आएगा, रिजल्ट काम आएगा। हमने कैसे ये डिराइव किया, ये आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करिए, कोई इशू नहीं है। This is optional, but this is a must. You should not confuse, never confuse in whatever the situation may be कि मेटल का k infinite होता है। k exactly क्या है, एप्सिलॉन r क्या है, उसका क्या फिजिकल मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, अभी बात करेंगे। पहले उसकी वैल्यू की बात कर लें। मेटल्स का के इनफाइनाइट होता है। शायद वो ये कह रहा है कि आप मेटल पे इनफाइनाइट चार्ज भी इंड्यूस कर सकते हो। लिख दीजिए, इट implies that even infinite charge can be induced on a metallic body। Any infinite charge, even infinite charge can be induced on a metallic body। इसलिए मेटल का जो k है वो इनफाइनाइट है। And metal is perfect conductor, ideal conductor। तो फिर से लिख दीजिए, for perfect conductors k is equal to infinity। For perfect conductors k is equal to infinity। ठीक है, राइट? तो अब आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हालांकि इट इज टू अर्ली, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, अगर कुछ आइडियल इंसुलेटर है, अगर कोई आइडियल इंसुलेटर होता है तो उसका k कितना होगा? इनफाइनाइट। 0 1 होगा। 1 शाबाश, 1, वेरी गुड।
पहली टेंडेंसी तो सभी की यही होगी कि शायद आप जीरो बोल दें, वही मुझे गलती होगी, आपको तो ज़्यादा याद रहेगा। जिन्होंने गलत कहा होगा उन्हें शायद ज़्यादा देर तक याद रहेगा, जिन्होंने सही कहा होगा उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब गलत हो जाएंगे दोबारा। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए वैल्यू ऑफ के फॉर परफेक्ट इंसुलेटर, वैल्यू ऑफ के फॉर परफेक्ट इंसुलेटर। Value of K for perfect insulator. यार अब परफेक्ट इंसुलेटर का कोई एग्जांपल दो। परफेक्ट इंसुलेटर के लिए मैं खैर कहता हूं कि एक्चुअली ये वुड, प्लास्टिक वगैरह जो भी है इस दुनिया में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का परफेक्ट इंसुलेटर। तो हम बात आपसे कर लेते हैं चलिए वैक्यूम की, ठीक है। अब वैक्यूम में तो कोई एटम ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो चार्ज इंड्यूस होगा काहे पे? उसलिए हम उसमें फिर कहेंगे चार्ज बह नहीं सकता, ठीक है। बस लिख दीजिए फॉर एग्जांपल वैक्यूम। वैक्यूम के लिए हम उसे परफेक्ट इंसुलेटर मान ले रहे हैं बिकॉज देयर इज नो मैटर, देयर इज नो मॉलिक्यूल। कोई मैटर ही नहीं है तो चार्ज इंड्यूस काहे पे होगा? तो अब मैं क्या लिखूं इसमें? Q dash is equal to 0. Q into 1 minus 1 by K is 0. So 1 minus 1 by K is 0. So 1 is equal to 1 by K, then K is equal to 1. ये बहुत शानदार बात आ गई। यहाँ बातें जो है ना ये थोड़ी काम की है, इनको आप पढ़ेंगे और क्वेश्चंस में कहीं यूज करेंगे तो वो स्कोर में कन्वर्ट होगा। जो फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज और जो इंडक्शन वगैरह वाली मैंने थ्योरी पढ़ाई तो बार बार पढ़ने लायक नहीं है। बहुत ज़्यादा मूड हो तो उसको रिकैप पढ़ लीजिए। इनको आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, क्वेश्चंस में यूज होंगी। ओके, बस यानी ये डिसाइड हो गया कि परफेक्ट कंडक्टर के लिए के इनफाइनाइट है और परफेक्ट इंसुलेटर के लिए के 1 है। अलग से लिख लेते हैं, एक स्टार लगा दीजिए या किसी और इंक, रेड इंक में लिख दीजिए। रेड इंक वगैरह में भी बहुत ज़्यादा मत लिखिए, जिसको मैं बोलूँ उसको लिखिए। ज़रूरत पड़े तो आप पूछ लीजिए कि सर इसको क्या हाईलाइट करना है क्या, आप पूछ सकते हैं। लिख दीजिए के लाइज बिटवीन 1 and infinity, के लाइज बिटवीन 1 and infinity। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। K can never be less than 1. K can never be less than 1. And K can never be less than 0. K नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ना वो 1 से छोटा है ना वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा यानी नेगेटिव नहीं होगा और 1 से छोटा यानी 1/2 1/3 नहीं होगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपके k की वैल्यू 1/4 आई है तो बहुत पॉसिबल है कि शायद आपने कहीं कोई इन्वर्स करना भूल गए हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है रीचेक करने का तो आप k को 4 लगा दीजिए। सेफ तो नहीं है पर फिर भी ये सजेस्टेड है, ऐसा लिख दीजिए k कैन नेवर बी इक्वल टू 1/4। k can never be equal to 1/4. Possibly, likely, possibly it is 4. And there is some calculation mistake. वही हम बात लास्ट टाइम भी आपसे कर रहे थे कि हो सके तो आपको एक्सपेक्टेड रेंज पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंज पता हो तो आप समझ जाते हैं कि आपका आंसर गलत है, थोड़ी हेल्प तो मिलती है। कुछ क्वेश्चंस में तो आपको हेल्प मिलती है कि 1 से कम नहीं हो सकता। परफेक्ट इंसुलेटर के लिए के 1 है और परफेक्ट कंडक्टर के लिए के इनफाइनाइट, ठीक है। अब मैं वो जो के का फील मतलब इसकी मैथमेटिकल वैल्यूज जो है वो ज्यादा काम की है। अब के क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है ये समझता हूँ। हालांकि ये जो थियरी है ये अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर खैर अगर हम उन्हें न समझाएं तो कंप्लीटनेस का फील नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए एक बार डिस्कस कर जरूर लेंगे। हम चाहें तो इन डिस्कशंस को एंटायरली पूरी तरह भी इग्नोर कर सकते हैं,
पूरी तरह छोड़ सकते हैं। के क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, इनके डिस्कशंस अगर नहीं करने तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि की वैल्यू में कंफ्यूजन ना हो। पर कंप्लीटनेस के फील के लिए खैर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे एप्सिलॉन आर होता है ना, ऐसे सबसे पहले एक टर्म होता है एप्सिलॉन नॉट, वो आप हेडिंग दे दीजिए, वहां से आते हैं, हेडिंग दे दीजिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी of free space, absolute permittivity of free space, free space in a vacuum जहाँ कुछ भी नहीं है, और approximately air के लिए भी यही कह लेते हैं, absolute permittivity of free space और air, ये इसका सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, ये है एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught. It represents capability of vacuum. It represents capability of vacuum to permit E in electrical field, to permit electrical field through it. It represents capability of vacuum to permit electrical field to flow through it. Permittivity, permit से आया है ये, permit, ठीक है। परमिट, कोई सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को कितनी आसानी से परमिट करता है आने जाने के लिए, उसको परमिटिविटी कहते हैं, परमिट से बना है, ठीक है। और जो वैल्यू परमिटिविटी की वैक्यूम के लिए है वही एयर के लिए भी हम मान लेते हैं, क्योंकि एयर में भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चीजें हैं और वो भी इंसुलेटर, कुछ ज्यादा मैटर तो है नहीं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है नहीं, और जो भी है वो भी इंसुलेटर ही है। इसलिए चलिए एयर की भी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ही मान लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, वो है 8.85 into 10⁻12 SI यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप 2 स्टार लगा दीजिए। और ये भी लोगों को इजीली याद नहीं रहती, धीरे धीरे वैसे हो जाती है, बट कंफ्यूजन कभी भी आ सकता है। वैल्यूज ये जो कांस्टेंट्स हैं कभी कभी पेपर में दे देते हैं, पर खैर लेट अस वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमें ये वैल्यूज आइडियली याद होनी चाहिए। ये दे भी देते हैं पेपर में, पर खैर आपको याद होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने जितनी भी वैल्यूज पढ़ी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, सिवाय E/m के हर सब कुछ के पावर नेगेटिव होते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ग्रेविटेशन के, जहाँ ये जो कांस्टेंट्स होते हैं इनमें नेगेटिव पावर आता है, पावर तो नेगेटिव ही आएगा। और फिर ये 12, अब 12 को पता नहीं कैसे रिलेट करें, 8 और 8 16, 16 और 5 21, तो 21 का उल्टा आ रहा है। This may sound to be idiotic, absurd, but sometimes it may work. ये ऐसे ही मैंने कुछ भी बना दिया, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन, 8 and 8 16 and 5 21, ये अब 12 हो गया। माइनस ध्यान रखना है, 12 याद रखना है। आप इस तरीके से याद करें या ना करें, दैट इज योर चॉइस, बट ये आपको याद रहना चाहिए, और पावर वगैरह में भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। यूनिट्स क्या होंगी ये तो अभी हम थोड़ी देर में डिराइव कर लेंगे, इसलिए इनकी चिंता नहीं है, ये आप डिराइव कर सकते हैं। ये क्या है, कहाँ से आया, हमें न सोचने की जरूरत है न जानने की जरूरत है, बस इन्हें यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा। दिस विल फाइंड एक्सेसिव यूज इन न्यूमेरिकल्स एंड देयरफॉर यू शुड नॉट हैव एनी डाउट, कोई सिली मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है। नेगेटिव पावर है, इसी की वजह से ये इतना कम है, इसी की वजह से ये समझ लो 12 बज गए,
इस चैप्टर में फोर्स की बात बहुत डिफरेंट आता है, फोर्स क्या आता है वो बाद में बताऊंगा, पर इसलिए इसने ही 12 बजाई, एप्सिलॉन नॉट में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में जी होता है ना, कुछ वैसे ही ये है, और इसने इस चैप्टर में शायद 12 बजाई, इसका पावर -12 है, दैट इज ऑल अबाउट इट, ये है एप्सिलॉन नॉट। अब हेडिंग दे देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, नहीं ऐसा लिखिए, छोड़िए, आप लिखिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, absolute permittivity of a medium। तो वो जो था एप्सिलॉन नॉट, वो था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जैसे मैं माइका की बात कर रहा हूँ, या प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, या वुड की बात कर रहा हूँ, या वाटर की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी टोटल परमिटिविटी की बात कर रहा हूँ कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से परमिट करता है। इसे सिर्फ एप्सिलॉन कहते हैं, ये जो भी मीडियम है उसका, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन आर नहीं, खाली एप्सिलॉन, बस यही है। और इसकी भी यूनिट होती है, लिख दीजिए, यूनिट्स आर सेम एज दोज ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यूनिट वो क्या है वो तो मैं बाद में देखूंगा, तो यूनिट क्या है वो मैं बाद में देखूंगा, और वो यूनिट वही है जो एप्सिलॉन नॉट की है, यूनिट वही है जो एप्सिलॉन नॉट की है, बस। और इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब हेडिंग दे दीजिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, इसी को हम एप्सिलॉन आर या के कहते हैं, relative permittivity of a medium, and that is equal to epsilon upon epsilon naught, absolute permittivity of a medium। मैं जानबूझ के खाली परमिट लिख रहा हूं, मुझे सारा ध्यान इस पे रहे, अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये being a relative term, which has no unit। अब हम इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं तो हाईलाइट नहीं करवा रहा। चलिए ठीक है, कुछ कैप्स में लिख दीजिए, अलग इंक में लिख दीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है। लिख दीजिए हायर द परमिटिविटी of a substance, higher the permittivity of a substance, more is its resistance, to the flow of electrical field, through it. Higher the permittivity of a substance, more the resistance of flow of electrical field through it। अब यहाँ तो एक्चुअली पूरी कहानी ही पलट गई। हम तो शायद ऐसा फील आ रहा था हमारे डिस्कशंस में, जब तक हमने किए थे, हमें लग रहा था कि ये तो जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा परमिट करता होगा। इसका तो नाम शायद गलत रखा गया, इसका नाम ही होना चाहिए था डी परमिटिविटी, इसका नाम होना चाहिए था डी परमिटिविटी, क्योंकि जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है वो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल फील्ड को गुजरने में
अलाउ करने में उतनी ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। जिस सब्सटेंस की परमिटिविटी सबसे ज्यादा है, जैसे मेटल की बात करें, मेटल का कहे इंफिनिटी, मेटल का के इंफिनिटी, उस पर चार्ज तो इंड्यूस हो सकता है इनफाइनाइट, पर हम और आगे पढ़ेंगे मेटल के अंदर फील्ड नहीं गुजरती मेटल में से, मेटल के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होती है। लिखिए, फॉर मेटल्स के इज इनफाइनाइट, फॉर मेटल्स के इज इनफाइनाइट। So, and in electrostatics, electrical field through a metal is always zero, always को बड़ा कैप्स में लिख दीजिए, always zero। इसने इन्फाइनेटली ऑपोज किया ना, चार्ज तो इनफाइनाइट है, पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को बहने के लिए इसने अपोज किया, मैक्सिमम अपोज किया, पूरी ताकत से अपोज किया। और हम ये समझेंगे कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा जीरो होती है। बाकी जैसे वाटर है, तो वाटर का के 81 है, वाटर का के 81, एयर है अगर या वैक्यूम है तो उसका के 1 मानते हैं, और मेटल का के तो इनफाइनाइट है, मेटल का के इनफाइनाइट है। अगर दो चार्जेस के बीच में वाटर डाल देंगे ना, अगर दो चार्जेस के बीच में वाटर डाल देंगे तो उनके बीच में से जो ई जा रही थी ना इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो 81 टाइम्स कम हो जाएगी। ये इसका सिग्निफिकेंस है, लिख दीजिए। चलिए हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड में आप जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, Na+ और Cl- एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, बीच में फील्ड होती है, फोर्स होता है, वो हम अभी कह सकते हैं। लिख दीजिए, when NaCl is dissolved in water, when NaCl is dissolved in water, the strength of the electrical field between sodium ion and chloride ion, strength of the electrical field between the sodium ion and the chloride ion reduces by 81 times. So the electrostatic force becomes weak. And thus the ions separate. Ionization occurs. इस तरह से आयन सेपरेट हो जाते हैं और आयनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये बातें हमारे बहुत ज्यादा रेलेवेंस की नहीं है, एक बार आपने सुनी हो, इस तरह आपके ब्रेन का ओरिएंटेशन थोड़ा डेवलप हो जाए, बट ट्रस्ट मी काम की नहीं। वाटर का के 81 होता है, ये याद रखना शायद सबसे ज्यादा काम की बात इस बीच मैंने आपको बताई। आइडियली आपको याद रहना चाहिए, वाटर का के 81 है, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, नथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, इंटरेस्टिंग, परमिटिविटी और के बारे में मैंने ये जरूर कहा कि कायदे से इसका नाम होना चाहिए था डी परमिटिविटी। नाम से मैसेज गलत आ रहा है। परमिटिविटी से शायद लगता है कि जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी उस वो मैटर, वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस अपने अंदर से लाइंस ऑफ फोर्स को जाने के लिए ज्यादा आसानी से परमिट करेगा, पर ऐसा नहीं है। मोर दी परमिटिविटी हायर दी ऑपोजिशन। मेटल का के इनफाइनाइट है और मेटल के अंदर से लाइन ऑफ फोर्स गुजर ही नहीं पाती है। ये कभी कभी हमारे साइंटिस्ट से भूल हो जाती है नाम देने में, जैसे कि अभी भूल हुई है सोशल डिस्टेंसिंग में। आपको क्या लगता है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम ज्यादा सही है या फिजिकल डिस्टेंसिंग? पूरी दुनिया में जो नाम चल रहा है वो करना है
पर उसका शायद बेटर नाम होता फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप क्या सोशल एनिमल ही नहीं रहेंगे क्या? कहीं डेथ होगी तो 20 ही लोग अलाउड है, पर वो जाएंगे तो वो एक सोशल गैदरिंग ही तो हुई। सोशल गैदरिंग तो फिर भी है, बेसिकली इट शुड हैव बीन नेम्ड एज फिजिकल डिस्टेंसिंग। क्या लगता है आपको? इट डज नॉट मैटर एनीवे, इट इज यूजलेस डिस्कशन, हमारे किसी काम का नहीं है। पर हाँ ये बात है बेसिकली। थैंक यू, मुझे कुछ कुछ रिएक्शंस मिलते हैं तो अच्छा लगता है। कृष्ण मित्तल, अनुष्का शर्मा, अब लोग थम्स अप करते हैं। इफ यू लाइक समथिंग तो ठीक है। टीचर को ये हमेशा ही खैर मोटिवेटिंग होता है, अच्छा लगता है और मज़ा आता है उसे, और उससे आपके इन्वॉल्वमेंट का लेवल भी पता लगता रहता है। यू आर इन्वॉल्व, यू आर फीलिंग द डिस्कशन, वो फील आना चाहिए डिस्कशन में। एनीवे थैंक यू। ठीक है अपूर्वा, मोनिस्ट, थैंक यू। फाइन, वी गो अहेड। बेसिकली ये परमिटिविटी है या डी परमिटिविटी है या इसका क्या नाम है या इसका क्या मीनिंग है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली यूजलेस। काम की बात केवल है इसकी वैल्यू, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे 8.85, और नहीं भूलना है उसके पावर को, -12 को। ये एप्सिलॉन नॉट का टर्म है जिसने इस चैप्टर में हमारी 12 बजा दी, हम तो ये कह लेते हैं। ये इतना इरिटेटिंग नाम है एप्सिलॉन, वैल्यू भी कुछ तो भी अजीब से, खोपड़ी की 12 बजा दी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो भैया माइनस तो आएगा ही आएगा। ओके, बस अब एक नाम और हम पढ़ रहे हैं, ये भी कोई इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का ही इसका सिंबल है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी का बेसिक मतलब तो आपको पता ही है। जो आदमी ठंड जल्दी पकड़ लेता है हम बोलते हैं इज मोर ससेप्टेबल टू कोल्ड, और जो आदमी कोरोना जल्दी पकड़ लेता है हम बोलते हैं इज मोर ससेप्टेबल टू कोरोना। ठीक है ना? जिनकी भी इम्यूनिटी कम है, जिनका स्लीपिंग पैटर्न उठ पटांग है, जो अभी भी कचरा खा रहे हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू कोरोना। तो जो ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी क्या है वो लिखवा रहा हूं, लिखिए। द एक्सटेंट टू विच applied electrical field to a dielectric material causes polarization. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। The extent to which the applied electrical field to a dielectric substance causes polarization. इसका एक और भी नाम हम रख सकते थे, पोलराइजेबिलिटी। आप ज्यादा आसानी से पोलराइजेशन पैदा कर सकते हैं तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, आसानी से पोलराइजेशन पैदा कर सकते हैं, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है? जो सब्सटेंस में ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। और ससेप्टेबिलिटी का ये एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन हमें इसका अभी नहीं चाहिए, एनसीईआरटी में दिया है इसके बारे में बातें। हम यही डिस्कशन मैग्नेटिज्म का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसका डेरिवेशन भी दिखाएंगे आपको। अभी एज ऑफ नाउ शायद कूलम्स लॉ का ही हम रेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला है 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। जिसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी भी ज्यादा है। ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद रखने में एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत थोड़े समय बाद हो सकता है आपको फॉर्मूला ये ध्यान आ जाए। ऐसा मिक्सअप तो पॉसिबल है ही। 1 तो ऐड कर रहे हैं, प्लस तो आपको याद है, +1 भी याद है,
पर 1 किस तरफ ऐड कर रहे हैं वो कंफ्यूजन आ सकता है। इसलिए कुछ ऐसे कहीं कहीं कुछ सपोर्ट लेने पड़ते हैं भाई, या तो डेरिवेशन का सपोर्ट हो या प्रैक्टिस का सपोर्ट हो या फिर कोई ऑब्जर्वेशन, या तो प्रैक्टिस हो या डेरिवेशन हो या सम ऑब्जर्वेशन। या एक मैं छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये कह रहा हूं कि इस एलएचएस में ये 2 टर्म्स हैं, 1 2, और यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, इससे भी हमें सपोर्ट तो मिल जाता है। दिस मे साउंड एब्सर्ड बट काम अपना कम जाता है। सवाल आपके गलत नहीं होते, ये पक्का है। इधर भी 2 टर्म्स हैं और इधर भी 2 टर्म्स हैं, इससे हमें फॉर्मूला याद हो जाता है। खैर ये भी ऐसा फॉर्मूला है तो चलिए ठीक है। और मैग्नेटिज्म में तो इस पे सवाल काफी आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म में डिस्कशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कशन पे आज तक कोई क्वेश्चन तो नहीं आया। हाँ, ये एनसीईआरटी का डिस्कशन है, उसमें दिया हुआ है, पर आज तक मैंने कहीं भी जेई में या मेडिकल में इस पे कोई क्वेश्चन कभी नहीं देखा। ठीक है, सो फॉर नाउ ठीक है, फॉर्मूला है इसलिए कम से कम इसको फ्रेम में लटका तो देते ही है। फ्रेम में लटका दो, माला चढ़ा दो, इस पे काम का है ये। और अब फाइनली हम डिस्कशन कर रहे हैं वो जिसका हमें इंतजार था, कूलम्स लॉ। अब फाइनली काम की बात पे आ गए हैं। कूलम्स लॉ, आप जानते हैं, आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते तो नहीं। जी m1 m2 by d स्क्वायर से मिलता जुलता ही है, तो लिख दीजिए इट गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स between 2 point charges at rest। पॉइंट चार्जेस और रेस्ट वाली बात को हाईलाइट कर लें। इट गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स between 2 point charges at rest। ऐसी कोई खास एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात तो ये भी नहीं है, फिर भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए खाली वैलिड होता है, और रेस्ट वाली बात भी ऐसी कोई बहुत सिग्निफिकेंस की नहीं है। फिर भी एक बार ऑब्जर्व तो करें। तो आप तो जानते हैं f is proportional to q1 q2, f is proportional to 1 by d square, therefore f is proportional to q1 q2 by d square, and f is equal to k q1 q2 by d square। This is Coulomb's law. This is Coulomb's law। तो यहां से एक्चुअली अब काम की बातें बिगिन होती हैं। क्वेश्चंस जो आएंगे असली यहां इस फॉर्मूले पर बिगिन होते हैं। जो q इज इक्वल टू, मैंने प्लस माइनस एनी पढ़ाया इसके पहले एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया q डैश इज इक्वल टू q इनटू 1 माइनस 1 बाय k पोलराइजेशन के समय। तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का पढ़ाया, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस x, उनमें वो रिलेशन। तो ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर अब यहां से तो फिर पूरी कहानी ही बदल जाएगी। हालांकि जी m1 m2 by d स्क्वायर के भी आपने बहुत सवाल किए हुए हैं 11th में भी, और इसलिए आप इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानते ही हैं। ठीक है, ये जो k है मैंने स्मॉल k लिखा है, ये कैपिटल k नहीं है। कैपिटल k यानी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये लोअर केस k है, ये स्मॉल k है। दिस इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ऐसा लिख दीजिए स्मॉल k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जैसे वहां जी m1 m2 by d स्क्वायर था, ऐसे यहाँ k q1 q2 by d स्क्वायर है। बहुत सारी बातें वैसी ही हैं। ग्रेविटेशन में आप इन बातों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, आपको अलग से ये लिखना होगा, here the proportionality k depends on, the proportionality constant k depends on, the proportionality constant k depends on number 1 यूनिट्स। आप सीजीएस यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं या आप एसआई यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। यूनिट्स का फर्क तो जी पे भी पड़ता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एनकेएस यूनिट्स में वो 6.67 इंटू 10⁻11 था, और सीजीएस यूनिट्स में वो 6.67 इंटू 10⁻8 था। यूनिट्स का फर्क तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे भी पड़ता था।
पर बड़ी अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, हमने लिखा है के डिपेंड्स ऑन, तो यूनिट तो ठीक ही है, नंबर 2 है मीडियम, नंबर 2 है मीडियम, नंबर 2 मीडियम। और मीडियम तो वही एप्सिलॉन वाला टर्म आएगा। अब तो हमने पढ़ लिया सोडियम और क्लोरीन के बीच में अगर मीडियम डाल दिया पानी तो फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगा ना, कुछ कुछ हमें आइडिया आ चुका है। वही हमने बताया परमिटिविटी वाली बात या डी परमिटिविटी वाली बात, मीडियम से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आसानी से नहीं गुजर पाती। ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स में ऐसा कोई शायद फर्क नहीं पड़ता। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ब्रैकेट में लिख दीजिए, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। जी एम और m2 बाई डी स्क्वायर में जो जी है वो केवल यूनिट पर डिपेंड करता है। जी एम और m2 बाई डी स्क्वायर में जो जी है वो केवल मीडियम पर डिपेंड करता है, सॉरी केवल यूनिट्स पर डिपेंड करता है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये एप्सिलॉन आर वाला टर्म आ रहा है, इसका फर्क पड़ जाएगा। सोडियम और क्लोरीन में हमने देखा कि मीडियम के आने से फोर्स कम हो गया, वो डिसोसिएट हो गए, राइट। हेडिंग दे लीजिए इफेक्ट ऑफ यूनिट्स, के पर यूनिट्स की वजह से क्या चेंज आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यूनिट्स में हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, ये जो के है यूनिट्स की वजह से कुछ ऐसा चक्कर आता है। ये जो 4 पाई है ये रैशनलाइजेशन फैक्टर है। ये भी सब फालतू बात बता रहा हूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब यूनिट्स का रैशनलाइजेशन हुआ तब ये कोई टर्म डेवलप हुआ था, और इस चैप्टर में 4 पाई हमेशा चिपक के चलेगा, बस इतना ही मतलब है। एप्सिलॉन के साथ 4 पाई चिपक के चलेगा। बहुत ही कम ऐसे फॉर्मूले होंगे जिसमें एप्सिलॉन का टर्म अकेला आएगा। ये 4 पाई रैशनलाइजेशन की वजह से चिपक के चलेगा। ये फॉर्मूले में के की जगह ये लिख दिया करेंगे, जैसे वहां जी लिखते थे ना, ऐसे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया करेंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एयर के लिए नहीं, यूनिट्स की बात कर रहा हूं ना मैं, सॉरी, सीजे सिस्टम में ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 आती है, वो लिख दीजिए। फॉर सीजे सिस्टम, इन सीजे सिस्टम the value of the entire term, the value of the entire term 1/4 pi epsilon naught is equal to 1। सीजीएस सिस्टम में इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है, और एसआई सिस्टम में तो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं। एसआई सिस्टम में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो 1/4 पाई into 8.85 into 10 का पावर -12 आता है, जो कि सॉल्व करने पे 9 into 10⁹ आ जाता है। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू ये आती है। सीजे सिस्टम में जो पूरा का पूरा टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू 1 आती है। ये सब कहां से आए, क्या है, ये 1 क्यों होता है, हमें पूछना नहीं है, हमें न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, आंसर्स लाने हैं, मार्क्स चाहिए, राइट। हाँ, ये फिगर ऑफ कोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फिगर पे 3 स्टार दे सकते हैं आप। 9 into 10⁹ यहाँ भी चल रहा है, ये भी 9 है तो ये भी 9 है, खाली यही बदला था, ये 8 और 8 16 और 5 21, तो ये 12 हो गया था, खाली यहाँ डिजिट्स उल्टी हुई थी। ऑलराइट, यूनिट्स का असर मैंने आपको बता दिया कि सीजीएस यूनिट्स में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1 है, और एसआई यूनिट्स में ये जो पूरा का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू 9 into 10⁹। अब हेडिंग दे दीजिए इफेक्ट ऑफ मीडियम।
तो आप अच्छे से जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फील्ड है वो वीक हो जाएगी, फील्ड वीक हो जाएगी। डी परमिटिविटी है ना, ये मीडियम लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से जाने नहीं देगा, डी परमिटिविटी हो जाएगी और फील्ड कमजोर हो जाएगी तो शायद फोर्स भी कमजोर हो जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कमजोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो के का टर्म है या जो एप्सिलॉन आर का टर्म है, जो के का टर्म है या जो एप्सिलॉन आर का टर्म है, ये डिनोमिनेटर में आएगा। मैंने आपको क्या लिखवाई, हेडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो बस शायद हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन के, यानी कि फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। मीडियम अगर बीच में आया दो चार्जेस के तो उनके बीच में जो फोर्स है, जो उनके बीच का फोर्स है वो के गुना कम हो जाएगा, क्योंकि मीडियम का के जितना ज्यादा होता है ऑपोजिशन उतना ज्यादा होता है फील्ड में, ई में। ठीक है, बस तो अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए अब हम इन दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए पूरा कंप्लीट फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। फाइनल फॉर्मूला कूलम्स लॉ का मैं जो फॉर्मूला लूंगा वो होगा ये, कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला मैं न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज करूंगा। अभी तो आप इसी की आदत डालिए, इसको स्मॉल के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर मत कहिए, स्मॉल के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर अभी शुरू में कुछ दिन मत कहिए, इसकी आदत डालिए। ये कंप्लीट फॉर्मूला है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है और इसके वेरियस वेरिएशंस में लिखते चलता हूं आपके साथ। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हाँ चलो अच्छा इसे और भी लिख लेते हैं, इसको और भी लिख लेते हैं, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के एन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर मिला के हो जाएगा ऐसा। इनको लिखने का ये भी तरीका है। एप्सिलॉन आर को हमने डिफाइन किया था ऐसा, तो एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। मीडियम के आने से फोर्स के गुना कम होता है क्योंकि फील्ड के गुना कम होती है, मीडियम के आने से फील्ड के गुना कम होती है डी परमिटिविटी के कारण, तो फोर्स के गुना कम होता है। ये एप्सिलॉन आर नीचे आ गया, इन दोनों को मिला के एप्सिलॉन लिख दिया, ये कूलम्स लॉ है। ठीक है, अब ऐसा लिख दीजिए वेरियस केसेस, वेरियस केसेस। नंबर 1 लिख देते हैं, नंबर 1 सीजियस यूनिट्स एयर। दो चीजों का फर्क पड़ता है ना, यूनिट का और मीडियम का। तो मैं सीजियस यूनिट की बात कर रहा हूं और एयर की बात कर रहा हूं, सीजियस यूनिट की बात कर रहा हूं और एयर की बात कर रहा हूं। तो सीजियस यूनिट होने के कारण ये पूरी चीज 1 हो जाएगी और एयर के कारण के 1 हो जाएगा। एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम हम एक ही बात मान रहे हैं अभी। तो कुल मिला के फोर्स सीजीएस यूनिट्स में एयर के लिए आ गया Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। पूरा का पूरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो गया और मीडियम का असर भी नहीं है, मीडियम का असर भी नहीं है। गॉट इट? यहाँ पे ये न्यूमेरिकल कभी कभी न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत यूज होता तो है, ध्यान से समझ लीजिए, तो लिखवा देंगे। अगर Q1 ESU में है और Q2 भी ESU में है स्टैट कॉलम में और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो फिर ये कैलकुलेशन से आपका आंसर आएगा डाइन में। लिख दीजिए, इफ Q1 is in stat coulomb, Q1 is in stat coulomb, Q2 is in stat coulomb, Q2 is in stat coulomb, and D is in centimeter, and D is in centimeter, then the answer is obtained in dyne.
Answer is obtained in dyne. By the formula Q1 Q2 by D square. By the formula Q1 Q2 by D square. आपको कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और कोई कुछ नहीं करना है. Q1 ESU में दिया है, Q2 ESU में दिया है और D सेंटीमीटर में दिया है. ठीक है. कभी कभी इसमें आपसे गलती तो हो जाती है. अगर चार्ज माइक्रो कूलम में देता है वो, तो पता नहीं शुरू में आपको फील आ सकता है शायद कि ये भाई इसने ESU दे दिया. जो माइक्रो कूलम है वो सीजियस यूनिट नहीं है, दैट इज अ सब यूनिट. वार्निंग लिख दीजिए, एक वार्निंग लिख दीजिए कि माइक्रो कूलम इज नॉट सीजियस यूनिट, it is a sub unit. It is a sub unit. By proper conversion, we should come into coulombs. By proper conversion, we should come into. जब तक आप इनको हैबिट नहीं पड़ जाती, जैसे 11th में डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, ddx, कहाँ d लिखना है, कहाँ dx लिखना है, कभी खाली ऊपर d रह जाता है, वो सब शुरू में लिखने में आपको प्रॉब्लम आती थी ना, ऐसे यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है. आवाज मिस हुई क्या बीच में कुछ? यस सर. ओके फाइन, चलने दीजिए. राइट. तो बस माइक्रो कूलम और ESU का आप ध्यान रखिए. माइक्रो कूलम सीजीएस यूनिट नहीं है, उसको तो आपको SI में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और SI वाली कैलकुलेशंस ही होंगी. Q1 अगर स्टैट कूलम में है, Q2 स्टैट कूलम में है और D सेंटीमीटर में है, तो फोर्स डायरेक्टली डाइन में आ जाएगा. राइट. अब लिखिए नंबर 2, सीजेस एंड मीडियम. अगर सीजेस सिस्टम में बात कर रहे हैं और कोई मीडियम है, तो फोर्स का फॉर्मूला है 1/k Q1 Q2 by D square. 1/k Q1 Q2 by D square. मीडियम में वही बात आ जाती है, F medium is equal to F air upon K. इससे समझ में आ रहा है कि जिसका एप्सिलॉन r ज्यादा है उसको फील्ड का ऑपोजिशन ज्यादा है. खाली एप्सिलॉन नॉट की बात नहीं कर रहा. जिसका एप्सिलॉन नॉट ज्यादा है उसका ऑपोजिशन ज्यादा है. एप्सिलॉन r ज्यादा है जिसका, उसका ऑपोजिशन ज्यादा है. फील्ड अंदर कम जाने देगा, तो फील्ड ही कम होगी, तो फील्ड के मारे ही तो फोर्स लगता है. फील्ड कम होगी तो फोर्स भी कम हो जाएगा. इसलिए टर्म डिनोमिनेटर में आ रहा है. ये लिख सकते हैं, द टर्म ऑफ एप्सिलॉन r comes in denominator because if epsilon r increases, field decreases and force decreases. ये डी परमिटिविटी है, ये अपने अंदर से लाइंस ऑफ फोर्स को नहीं जाने देगा. फील्ड कमजोर हो जाएगी तो फोर्स ही कमजोर हो जाएगा. मीडियम के आने से फील्ड के गुना कमजोर हो जाती है, तो फोर्स भी के गुना कम हो जाएगा. ओके. अब हेडिंग है SI, एयर. SI यूनिट्स और एयर. अगर SI यूनिट्स की आप बात कर रहे हैं और वो भी एयर में, तो ये तो आएगा पर वो K वाला टर्म नहीं आएगा. ये हो जाएगा 9 × 10⁹ into Q1 Q2 by D square. 9 × 10⁹ into Q1 Q2 by D square. हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं. यहाँ ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो न्यूमरेटर में आ रहा है, वो 9 × 10⁹ है. यही कारण है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग है. ग्रेविटेशनल फोर्स में 6.67 × 10⁻11 आता था. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट काफी कम होता है, इसलिए बस इतना ही कुछ लिख दीजिए थोड़ा सा कि बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9 × 10⁹, because of this multiplying factor 9 × 10⁹, because of this multiplying factor 9 × 10⁹,
electrostatic force is much stronger than gravitational force. The electrostatic force is much stronger than gravitational force. The electrostatic force is much stronger than gravitational force. बस. और finally लिख देते हैं SI units medium. SI units medium. तब जो फोर्स होगा फाइनली वो फिर वही हो जाएगा, यूनिट्स की वजह से ये आया और मीडियम की वजह से ये आया, और बाकी बेसिक लॉ ये है, ठीक है। तो ये असली जो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया बस यही है, इनके वेरिएशन आप संभालते रहिएगा। अगर सीरियस यूनिट है तो ये नहीं आएगा, और अगर एयर है तो ये नहीं आएगा, ये तो आएगा। अब हम समझते हैं कि जहाँ आपने ये लिखा था ना, इसी में लिख लेते हैं। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं, 9 × 10⁹ अपॉन k q1 q2 by d²। ऐसा फिर से लिख लीजिए। ये फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और इसके बारे में जितनी ज्यादा बातें हो सकें वो सब आपके काम आएंगी, ठीक है। आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर Q1 कूलम में है, Q2 कूलम में है और D मीटर्स में है, Q1 कूलम में है, Q2 कूलम में है और D मीटर्स में है, तो इस पूरे वैल्यू से सॉल्व करने के बाद ही आंसर न्यूटन में आएगा। न्यूटन। हाँ, लिख दीजिए। If Q1 is in coulomb, Q1 is in coulomb, Q2 is in coulomb, and D is in meters, then the correct answer in Newton, will be obtained. Correct answer in Newton will be obtained only after multiplying with 9 × 10⁹. Only after multiplying with 9 × 10⁹. Right? अगर आप सीरियस यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो Q1 Q2 by d² आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा डाइन में। अगर सब कुछ आपने SI में लिया है तो Q1 Q2 by d² अकेला काफी नहीं है, 9 × 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर न्यूटन में आएगा। बस इसमें और कोई थॉट आपको नहीं आना चाहिए। इस पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट करें और इसे कैलकुलेशंस में यूज करें। हाँ, कैसा भी डाउट आपको आ जाए मन में तो उसे मत रखें, जरूर पूछ लें, चाहे अभी पूछ लें, चाहे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, कोई भी डाउट मन। हाँ मोनिश सर, वो जो अपने F निकाला था SI एयर में, हाँ उसमें सर 1/4 और उसमें K क्यों नहीं लिया? नहीं, एयर था ना बेटा, एयर का K वन। हाँ ओके सर, ओके। एयर है तो K नहीं आएगा, और अगर उसने दिया है वाटर है तो K आएगा। कोई मीडियम एयर है तो K1 है। यही सब सिखाया, और एक दो बार पढ़ लीजिएगा। ये फॉर्मूले की जो 2-3-4 वेरिएशंस मैंने आपको दिखाए बड़े काम के हैं, और यहाँ से हमारे खूब सारे न्यूमेरिकलों का स्कोप खुल जाएगा। यहाँ से हम चैप्टर में अब स्पीड पिकअप कर लेंगे। पहली 1 या 2 क्लास हर टॉपिक की शायद थोड़ी बोर जाती हैं, क्योंकि उनमें चीजें डेवलप हो रही होती हैं, टर्मिनोलॉजी डेवलप हो रही होती है, थॉट्स और फील्ड डेवलप हो रहा होता है। एक बार फॉर्मूले आ गए तो फिर तो शुरू हो जाता है मजा फॉर्मूले के बाद ही है। मजा कैलकुलेशंस में ही है, न्यूमेरिकल्स में ही है, और स्कोर भी उसी में ही है, और सिलेक्शन भी उसी से ही है। ओके, ऑलराइट। फोर्स की अगर मैंने बात की है तो एक बात मुझे आपसे और जरूर करनी चाहिए, वो क्या? बोलिए। अगर मैं आपसे किसी फोर्स का डिस्कशन कर रहा हूं तो एक बात आपको और करनी ही होगी, वो क्या? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं।
डायरेक्शन। शाबाश रेनी, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। हमेशा हमेशा चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके डायरेक्शन के बारे में जरूर सोचना है। ठीक है, थैंक यू रेनी, वेरी गुड। लिख दीजिए ऐसा, since we are talking about a vector quantity, we must also discuss its direction. Always. अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो ये फील रहे आपको कि आप वेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी का मैंने नाम लिया है तो मत सोचिए कि हाँ वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन की बातें जरूर करें। यहाँ सपोज ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, और इस पे कुछ चार्ज है Q1 और इस पे कुछ चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस d है, ऐसा कुछ बना लीजिए। हम बात करते हैं कि डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी, बस इनमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ऐसा कुछ है जो मैंने बताया नहीं। हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है Q1 नेगेटिव हो Q2 पॉजिटिव हो, या हो सकता है Q1 पॉजिटिव हो Q2 नेगेटिव हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बस मेरा ये कहना है कि अगर मुझे 1 के कारण 2 पे फोर्स चाहिए, थोड़ा सा तो काम का है ही, ये बहुत ज्यादा काम का वैसे है नहीं, फिर भी हाँ न्यूमेरिकल्स में बातें ये कहीं डिस्कस होती हैं। अगर 1 का फोर्स 2 पे चाहिए तो 1 should be considered as stationary charge and 2 should be considered as mobile charge which is free to move. पूरा लिख दीजिए। If we have to calculate F12, that is the force on 1 due to 2. F12, that is the force on 1 due to 2. 1 पे चाहिए। Then the body 1, charge 1 should be considered as free to move. Bracket में in the direction of force. Should be considered as free to move. Bracket में लिख दीजिए in the direction of force. And the other body 2 should be considered as stationary. मुझे F12 निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना है, बस। अब मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सो ये F12 आएगा। लिख देता हूँ, चलो दोनों पॉजिटिव है, और सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और मुझे F21 निकालना है। ये 1 है, ये 2 है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये 1 जो है 2 को अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसा है, वेक्टर है तो वही एरो। ठीक है, बस यही लास्ट बात थी, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर मुझे 1 पे फोर्स चाहिए तो 2 1 को यहाँ रिपेल कर रहा है, ये मोबाइल चार्ज है, ये आगे पीछे चल फिर सकता है और ये स्टेशनरी रहेगा। अगर आपको F21 निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 1 को स्टेशनरी मानिए, नाउ 2 विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो चलने के लिए फ्री है वो किस डायरेक्शन में चलता है, वही फोर्स की डायरेक्शन। आई बात समझ में? जिस पे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है दैट इज फ्री टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड द अदर चार्ज शुड बी कंसिडर्ड एज स्टेशनरी। गॉट इट? ओके, एप्लीकेशंस जब होंगी तब चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Right, bye-bye. Thank you, sir. Thank you.